दोस्तों अभी तक हमने यहाँ तक समाप्त कर लिया था आक्रमण, पहला आक्रमण जो हुआ था। तो अब हम लोग मौर्य समाज साम्राज्य से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं, मतलब कि जो थ्योरी है कुछ कुछ देखूंगा मैं, पूरा नहीं देखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। तो विशाखा दत्त है जो विशाखा दत्त के द्वारा एक कृत लिखा गया है मुद्रा राक्षस, ठीक है। उसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? नंदराज, ठीक है। उसके बाद नीचे देखता हूँ मैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अब जो मौर्य समाज साम्राज्य था वो 5 भागों में विभाजित किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो पहला था उत्तर पथ। उत्तर पथ में कौन सा आता है? तक्षशिला आता था, ठीक है। उत्तर पथ में तक्षशिला आता था। अवंतीर्थ, ठीक है, इसमें उज्जैनी आता था, ठीक है। कलिंग में तोसली इसकी राजधानी थी, ठीक है। उत्तर पथ जो राजधानी इसकी तक्षशिला थी। उसके बाद दक्षिण पथ में स्वर्णश्री, ठीक है। उसके बाद प्राच्य या पूर्वी प्रदेश में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो 5 भागों में डिवाइड किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने भारत का सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया, ठीक है। राजनीतिक रूप से एकबद्ध किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत के पहले साम्राज्य स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है, आपको देखना है। गुप्त जो मौर्य के बाद आया, वर्धन जो हर्षवर्धन बाद में आया, कुषाण भी बाद में आया, ठीक है। तो मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बाद कुषाण था जो फर्स्ट BC के आसपास का था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा, ठीक है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है, ठीक है। उसमें मुद्रा राक्षस में उन्होंने ये कहानी लिखा है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया और गद्दी को अपना लिया, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल और कुलहीन भी कहा जाता है। ब्रिसल और कुलहीन भी कहा जाता है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया, ठीक है। सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड भी नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम भी रिलेटेड नहीं है। ये सब गुप्ता साम्राज्य से रिलेटेड है। समुद्रगुप्त भी गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। तो ये तीनों तो होगा ही नहीं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसे सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है? किसमें है? जस्टिन मतलब जस्टिन ने किया है उल्लेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य ने अपना शिक्षा कहाँ से? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया था। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चंद्रगुप्त इन 2 नामों से भी विख्यात हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बना जो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत के राज शासन के उपलब्ध में प्राचीनतम रचना है। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त।
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर है? ये शासन के सिद्धांत और अभ्यास पे है, उसके बाद आर्थिक संबंध पे भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर अभ्यास पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है, तथा इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आत्म, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन की, कृषि, शिल्प, व्यापार की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? कौन सा था? मित्र। मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? किस पे डाला गया? राजनीतिक नीतियां पे प्रकाश डाला गया। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, मैकियावेली की प्रिंस जो पुस्तक है उसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष के समंत पासदिका में। ठीक है, बुद्ध घोष में। ठीक है, बिंदुसार के शासन में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख खुद बुद्ध घोष की समंत पासदिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्य वादन से ज्ञात होता है कि बिंदुसार शासन में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद के 16 महाजनपदों में से एक था। महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके 2 भाग थे, उत्तर अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिण अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, दक्षिण अवंती की राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना पाटलिपुत्रा के समीप बुलंदी बाग के कुम्हरार में एक की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। स्पूनर महोदय को जाता है। बुलंदी बाग से नगर से परकोटे अवशेष तथा कुम्हरार में राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार जस्ट राजेंद्र नगर के बगल में है, पटना में है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किससे? पाटलिपुत्रा। बुलंदी बाग का प्राचीन स्थान क्या था? पाटलिपुत्रा का। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा का दक्कन में विजय प्राप्त की थी? किसने किया था? चंद्रगुप्त ने। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन, तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की है। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किससे प्रभाव पता चलता है? रुद्रदामन की जूनागढ़ शिलालेख से। रुद्रदामन 150 ईसा के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेखों के अनर्थ और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त, जो उनका भाई था, द्वारा सिंचाई के लिए बांध का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत में यह भाग मौर्य साम्राज्य का शामिल था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किससे होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? किस वर्ष किया? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व। अब एक डायग्राम दिया गया है, मानचित्र है। यह मानचित्र संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये
किससे संबंधित होगा? अशोक और उसके शासनकाल के अंतिम समय से। किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा से त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। ठीक है, सहिष्णुता, उदारता, करुणा। अशोक अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। यह एक नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय से विशेष कोई संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कलिंग था, अफगानिस्तान था, बिहार था, श्रीलंका नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? किससे हुआ? द्वितीय मुख्य शिलालेख से। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था? किसने? अशोक ने। औषधि बाग और अस्पताल का प्रथम निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? देवनाम प्रिया की उपाधि से। ठीक है, देवनाम प्रिया की उपाधि से। अशोक ने 272 ईसा पूर्व लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व लगभग उसका राज अभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म से आस्था का संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक का राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है दोस्तों? दीपवंश में और महावंश में। ठीक है, दीपवंश दीपवंश कहाँ से? श्रीलंका का है। ठीक है, लिखा हुआ है। सिंहाली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? किसमें? पाटलिपुत्रा में। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध के अनुयायी थे? कौन कौन थे? अशोक थे। ठीक है, बिंदुसार नहीं थे, दशरथ थे। ठीक है, तो 2 एवं 4। मौर्य शासक अशोक तथा उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी थे। ठीक है, रज्जुक कौन थे? मौर्य शासक के अधिकारी थे। शर्तवाहा किसे कहते थे? व्यापारियों के काफिले को शर्तवाहा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था? अपरिग्रह क्या था? मौर्य शासन के प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त था, रज्जुक था, अभी हमने देखा परिदेशिका था। अशोक के उल्लेखों में प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक तृतीय शिलालेखों में 3 पदाधिकारियों के नाम हैं। युक्त, जिन्हें जिला अधिकारी होते थे, राजस्व वसूल करते थे। युक्त क्या करते थे? राजस्व का वसूली करते थे। ठीक है, रज्जुक क्या थे? ये अभी हमने देखा कि केवल राजस्व विभाग का कार्य करते थे, किंतु उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। प्रादेशिक क्या था? यह मंडल प्रधान अधिकारी थे। ठीक है, इनका वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इन्हें न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो क्या था? अग्रहारिका जो प्रशासन से रिलेटेड नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ। क्यों? इसमें ये पहला ऐसा स्तूप है जो अशोक के द्वारा निर्माण किया था और बुद्ध भगवान के बहुत दिन उनकी जो मृत्यु के बहुत दिनों बाद करवाया गया था। सांची में इसलिए करवाया गया था कि अशोक का ससुराल था वहाँ। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप को आरंभिक काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अतः सी सही उत्तर है। जबकि बहरूद स्तूपा मध्य प्रदेश में सतना जिले में है। सांची स्तूपा तथा बहरूद स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। अमरावती स्तूपा का आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
सांची स्तूपक किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा। फिर से वही क्वेश्चन है, सांची स्तूपक किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम काक नाम था, ठीक है, काक नाम, काक नाम, काक नाम। सांची का क्या नाम था? काक नाम। अब ये आपको सूची है जो मैच करना है, ठीक है। तो कौशाम्बी, कौशाम्बी क्या है? घोषित राम मठ है, ठीक है। कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ है, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर में क्या है? राणा भर स्तूप है, राणा भर स्तूप है, ठीक है। उसके बाद सारनाथ, सारनाथ में क्या है? धमेक स्तूप। कहाँ मिलता है? सारनाथ में मिलता है धमेक स्तूप, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या मिलता है? सहेत महेत, सहेत महेत, यही बच गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से वही देख लेते हैं। कौशाम्बी में घोषित राम मठ है, घोषिता राम मठ है। कुशीनगर में राणा भरा स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है, ठीक है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? गया, कपिलावस्तु, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ तथा श्रावस्ती। तो सबसे पहले वो कहाँ गए? लुम्बिनी गए, ठीक है। लुम्बिनी गए जहाँ पे बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, जन्मस्थली, जन्मस्थली, जन्मस्थली गए, ठीक है। जन्मस्थल गए, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ गए? सेकेंड नंबर कहाँ गए? कपिलावस्तु, ठीक है, कपिलावस्तु गए, ठीक है। थर्ड नंबर में फिर कहाँ गए? जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, गया में, ठीक है। फिर कहाँ पे गए? सारनाथ में गए, जहाँ पे उन्होंने पहला शिक्षा दिया था, ठीक है, पहला धर्मचक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर श्रावस्ती गए, फिर श्रावस्ती गए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, क्या है? प्राकृत, प्राकृत, ठीक है, प्राकृत जो अशोक के शिलालेखों में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी में लिपि में है? कौन सा है? सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ठीक है, किस भाषा में थे? प्राकृत में थे। पत्थर पे प्राकृत में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में, उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? किससे किया गया? पत्थर के पट्टियों पे, पत्थर के पट्टियों पे किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वचन पत्थर के पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंस थे। ठीक है। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। अशोक अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक सम्राट के राज देशों को सबसे पहले बीकुटन डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। सेम क्वेश्चन दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख है, खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है? हम लोग लिखते हैं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है खरोष्टी। ब्राह्मी कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। वह स्थान जहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर। अनुराधापुर कहाँ है? नेपाल में है। सॉरी, ये अनुराधापुर श्रीलंका वाला है। ठीक है, अनुराधापुर माफ़ कीजिएगा, ये श्रीलंका में है। ठीक है, अनुराधापुर कहाँ है? श्रीलंका में है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन लिखी जाती है? खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिखी जाती है दोस्तों? खरोष्टी। अशोक का हुआ अपने शिलालेखों में समानता
किस नाम से उल्लेख हुआ है? किस नाम से हुआ है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी के पर प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी? किसका? अशोक का, अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य है जो अशोक पर प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्या है? या ये स्थापत्य संरचना का भाव है, ये गलत है। ये बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। अखंड है, ये बिल्कुल सही। स्तंभों में सॉफ्ट सुंडाकार है, ठीक है। ये संरचना का भाग नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट स्तंभ है। निम्नलिखित में से उभारदार मृत्यु शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के परस्पर रूप में चित्र के साथ रान्यो अशोका यानी राजा अशोका उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है? कंगनहाली में, ठीक है। कंगनहल्ली में रायनो अशोका के नाम से उल्लेखित है, ठीक है। कंगनहाली में। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप हैं। यह सम्राट अशोक की रानी के साथ प्रस्तर के रूप में चित्र उत्कीर्ण किया गया, जिसे रान्यो अशोका कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका अभिलेख अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, ठीक है। मास्की में अशोक का व्यक्तिगत नाम के रूप में मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभी तक 40 से अधिक अभिलेखों प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जर, नेत्युगोंडाला लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, ठीक है। व्यक्तिगत नाम मिलता है, ठीक है। मास्की से मिलता है, गुर्जरा से भी मिलता है, नेतुर से भी मिलता है, उडेगोलम। निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? मास्की का लघु शिलालेख में, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा मास्की का। निम्नलिखित में से अभिलेखों में किसमें अशोक का नमोल्लेख किया है? ठीक है, गुर्जरा में। हमने देखा 3 जगह, ठीक है। गुर्जरा में। अशोक में रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, ठीक है। बुद्ध के रुमनदेही जो स्तूप है बुद्ध भगवान के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नमोल्लेख किया गया है स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल हुआ स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, केवल ऐसा ही है। तो भाब्रू स्तंभ में मगध का सम्राट कहा है खुद को अशोक ने, ठीक है। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख अशोक के स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यह अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी का प्रमाण करता है, ठीक है। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेखों के कारण। कालसी उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है दोस्तों? कालसी में मिलती है। यानी कालसी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिला। यह कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। कलिंग युद्ध विजयी तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिला है? शिलालेख 13 में, ठीक है दोस्तों। शिलालेख 13 में मिला है। किस में मिला है? शिलालेख 13 में मिला है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञान होता है 13वें शिलालेख से। अशोक निम्नलिखित में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? कौन सा है? शिलालेख 12, ठीक है। शिलालेख 12 में धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण मिलता है कि अशोक समर्पित है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति वह अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अशोक ने ऐसा कहा था दोस्तों, अशोक ने ऐसा कहा था। अशोक का जो शिलालेख है संगम राज हमें बताते हैं, उनमें से कौन सा है? शिलालेख
2 और 13। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? सातवाहना का, ठीक है, सातवाहना का नहीं है। टॉलमी फिडोलस, जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था दोस्तों, मिस्र का, टॉलमी फिडोलस। अशोक के समकालीन तुर्मै का राजा था, कहाँ का था? मिस्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए थे? किसने किया था? मौर्य ने, ठीक है, मौर्य ने। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। निम्नलिखित में से अशोक अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई, यह ऐसा लगता है यह पाबंदी किस पशुओं की वध पर थी? यह किस शिलालेख में है? ठीक है, तो ये शिलालेख 5 में है, ठीक है, शिलालेख 5 में अशोक ने पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ठीक है, तो सोहगौड़ा का ताम्रपात्र इसके बारे में चर्चा करता है, सोहगौड़ा का ताम्रपात्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौड़ा ताम्रपात्र अभिलेख बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों से संबंध है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्पष्टीकरण भी उसका दे रहा है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विरोध किया। ये सही है पर आर गलत है, मतलब रीजन उसका गलत है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सिल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सिल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सिल्यूकस का था, सेल्यूकस का था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में 7 भाग में बटा हुआ था। मेगास्थनीज भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? कितने में? 7 में, ठीक है, 7 में। निम्नलिखित में से किस स्रोत से उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? किससे? मेगास्थनीज इंडिका से। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें? मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड दोस्तों, मृत्युदंड दिया जाता था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें है? इंडिका में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन की विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका विशेष वर्णन करता है, विस्तृत वर्णन करता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका।
इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल के से जारी है? कौन सा है? जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से उन्होंने क्या किया? संस्कृति व कला व साहित्य का विकास किया। प्रांतीय विभाजन किया। हिंदू कुश साम्राज्य तक किया। हिंदू कुश तक साम्राज्य किया। सोने के सिक्के नहीं जारी किए थे, तो ये गलत हो जाएगा। भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? किसके द्वारा? सीता अध्यक्ष के द्वारा। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? कौन था? समहर्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी को तौल या माप का प्रभारी नियुक्त किया गया था, या कौन थे मतलब, ठीक है। तो ये पौता वध्यक्ष, ठीक है, पौत वध्यक्षा को माप तौल का प्रभारी था, ठीक है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र थे? मार्ग निर्माण के लिए, ठीक है, मार्ग रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। एग्रोनोमोई। पंकोदक सनिध रोधे मौर्य शासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस तरह का जुर्माना था? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, ठीक है। सड़क पर जो कोई कीचड़ फैला रहा है तो पकोद कस सनी रोधे। रोधे मतलब रोध उत्पन्न करने वाला, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा पर सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? तक्षशिला था, ठीक है, तक्षशिला था। नालंदा उस समय बना ही नहीं था, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उज्जैन भी, वैशाली भी नहीं होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामंत्रा, धर्म स्थानीय, रज्जुक या कंठ शोधन। तो इसमें से कौन कौन से थे? धर्म स्थायी और कंठ शोधन, ठीक है। रज्जुक के थे, रज्जुक डिपार्टमेंट था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने वाला निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? किसका था? मागध का, ठीक है। मागध का काम क्या था? वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, इतिहास को कंठस्थ करना। गांवों के शासन को स्वयं स्थायी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? द्रविड़ों ने किया था, ठीक है, द्रविड़ों ने किया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद अनुमति दी गई थी? अर्थशास्त्र में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित था? ठीक है, किसमें वर्जित था? मनुस्मृति में। मनुस्मृति पुनर्विवाह को वर्जित करने के लिए वर्णित करने का व्याख्यान करता है। विदेशों में भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? बात्र क्षत्रियों का, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय पर आए। कौन कौन आए? ठीक है, मेघास्तनीज आए। तो इसका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले मेघास्तनीज थे, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आए? फायान आए, ठीक है, फायान आए, तो 3 फिर 1 हो जाएगा, 3 1, ठीक है। 3 1 के बाद हैनसांग आए, ठीक है, तो 4 और 2, 3 1 4 2 किस में है दोस्तों? बी में है, तो बी हो जाएगा।
उसके बाद सूचीबद्ध करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त, पियादसी, बिंदुसार, चाणक्य, ठीक है। पियादसी किसका नाम था? अशोक का नाम था, ठीक है, अशोक का नाम था। तो सी का क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। चाणक्य का डी का क्या होगा? 4, ठीक है। तो डी का 4 और बी का सी का 1, ठीक है, यानी सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोटस था उपनाम, ठीक है। बिंदुसार का अमित्रघात नाम था, ठीक है। अशोक का पियादसी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की गई। इसके बाद पुष्यमित्र ने खुद को वहाँ का राजा घोषित कर लिया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव और रायसिंहन के हथिया लिया, ठीक है, राय सिंहासन हथिया लिया। मतलब उसके मंत्री वासुदेव ने किया और राय सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र के कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, हाँ सही है। तो 1 2 3 तीनों सही होगा। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों द्वारा गिरनार क्षेत्र का जल संसाधन व्यवस्था का ध्यान दिया गया, ठीक है। तो किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और अशोक के द्वारा, ठीक है। जल की आवश्यकता में ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पुष्यमित्र उसका एक भाई था, वहाँ का गवर्नर था, उसी के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का किस में मिलता है? रुद्रदमन जूनागढ़ के अभिलेख में, ठीक है। महाक्षत्रप, रुद्रदमन और जूनागढ़ के अभिलेख में। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? किसमें पाया गया है? रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेखों में। बराबर पहाड़ी गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफाएं में कुल 4 गुफाएं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं का दीवार अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं में आजीविकाओं को समर्पित है, ये भी सही। ये अभिलेख ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी, नहीं ये गलत है, ये 4थी शताब्दी है, ठीक है, 4 BC। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन पहाड़ियाँ में 3 गुफाएं हैं। बराबर नामक पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिनमें से 3 गुफाओं के दीवारों में अशोक का लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा है, जो मौखिर शासक अंतवर्मन का लेख है। इसमें वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए गए जाने का विवरण सुरक्षित है, ठीक है। मौर्य काल में मूर्तियों का मणिभद्र अक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कहाँ से? परखम से हुई है, ठीक है, परखम से हुई है। फिर मैच करना है, ठीक है। तो सही सुमेलित है, कौन कौन सही है? लोथल क्या है? एंशियंट डॉकयार्ड, ठीक है, ये सही है, ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा है, सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ द अशोका, लायन कैपिटल ऑफ द अशोका क्या है? सारनाथ है, सारनाथ है, सारनाथ। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है मौर्योत्तर काल, ठीक है, इसको भी मैं नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया? किसने किया? स्ट्रेटो सेकंड ने किया, स्ट्रेटो सेकंड ने किया। निम्नलिखित शासकों में किसे सिक्कों पर संकन वासुदेव पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? किसमें अंकित हैं?
अगोथो कलीज अफगानिस्तान में ए खनम से अगोथो कलीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव कृष्ण और संकर्षण का चित्र उकेरा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 समसामयिक नहीं था। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत। तो एक दूसरे से ये गौतम बुद्ध बिंबिसार के समय थे, प्रसेनजीत राजा भी। ठीक है। मिलिंद जो बहुत बाद में हुए हैं। ठीक है। तो ये सी हो जाएगा। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। किसके अभिलेख से मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदमन से। ठीक है। रुद्रदामन से। ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किसमें है? जूनागढ़। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? किसने करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया था। ठीक है। कार्दमक क्षत्रपों में निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? किसने किया? ताम्र के सिक्के ने। अब इसको मैच करना है। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आंसर पढ़ देता हूँ उसका। डेमेट्रियस क्या है? हिंदू यूनानी थे। ठीक है। रुद्रदामन कौन थे? शक थे। ठीक है। गार्डो फर्निज कौन थे? पहलव थे। गार्नोट फर्निज भीम या भीम है ये। ठीक है। ये कुषाण थे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। ठीक है। तो किसने किया था? कुषाणों ने। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? किसने चलाया? कुषाण ने चलाया। बट इसकी प्योरिटी जो थी वो सबसे अच्छी थी। बुद्ध के सिक्कों का अंकन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कनिष्क के समय में हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भीम कडफिसेज को। ठीक है। भीम कडफिसेज को जाता है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया? किसने किया? भीम कडफिसेस ने। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने किया? किंग कडफिसेस। अवैध सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? किसका मिलता है? कार्तिकेय का। ठीक है। कार्तिकेय जो शंकर भगवान के बेटे हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख का तिथि क्या है? 81 ईस्वी। ठीक है। 81 ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ? 78 AD में हुआ। ठीक है। उसी समय इन्होंने एक नया कैलेंडर जारी किया जो हमारा भी नेशनल कैलेंडर है, शक संबंध। उससे कुछ साल पहले, मतलब कि आपको ऐड करना पड़ेगा। शक संबंध कब प्रारंभ किया गया? 78 ईस्वी में। ठीक है। शक संबंध जैसा कि हमने बताया कि 78 ईस्वी में आरंभ किया गया। तो मतलब कि आपको 78 ऐड करना पड़ेगा तो आप एक्चुअल ईस्वी में चले जाएंगे। तो जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संबंध में शकों को पराजित किया। इसके उपलक्ष्य में शक संबंध चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 यानी कि 78 ईस्वी आती है। अधिकांश
इतिहासकारों ने कुषाण शासक को कनिष्क का इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम एवं शक संबंधों में कितना का अंतर है? 135 ईयर, ठीक है, 135। देखिए, अगर आपको विक्रम संबंध में जाना है तो अभी मान लिया जाए अभी कितना 2024 चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है, इसमें 57 ऐड कर देंगे, 57 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 4 11 के एक हाथ मेरा 1, 5 2 7 1 8, यानी कि 2081 विक्रम संबंध चल रहा है अभी, ठीक है। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर 1 चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथि में किसके तदनुरूप है? किसके? 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ठीक है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च को नया कैलेंडर, मतलब कि पहला चैत्र का दिन पहला दिन होता है। विक्रम संबंध कब से प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 57 ईसा पूर्व। ये 87 में क्या हुआ? शक संबंध प्राप्त हुआ था, ठीक है, प्रारंभ हुआ था शक संबंध। विक्रम संबंध के दो अन्य नाम से भी जानते हैं, इसके कृत संबंध तथा मालव संबंध भी कहते हैं। जैन साहित्य में महावीर का निर्वाण तथा विक्रम संबंध के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर का निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संबंध की प्रारंभ तिथि 527 से 470 यानी 57 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संबंध का वर्ष होगा? ऐड करना है उसमें और कुछ मतलब माइनस कर देना है, ठीक है। शक संबंध पूछ रहा है ना। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। किसके? कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है, कालिदास तो नहीं थे, ठीक है, वासुमित्र थे। तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट और सेकेंड आंसर? अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वासुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता भी की था, ठीक है, वासुमित्र ने, ठीक है। कालिदास गुप्त काल में हुए हैं, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी में हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? अश्वघोष तो है, चरक भी है, नागार्जुन भी है, पतंजलि नहीं है। पतंजलि किसके दरबार में थे दोस्तों? पतंजलि ने पाणिनि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी, ठीक है। ये पतंजलि शुंग कालीन, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय के थे। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? विशाखादत्त। विशाखादत्त गुप्ता साम्राज्य, गुप्ता टाइम में थे। निम्नलिखित नगरों में किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? किसका नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं। पाटलिपुत्रा का है, कौशाम्बी का है, चंपा का है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? चरक ने भी किए हैं, बागभट्ट भी किए हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? किसने किया दोस्तों? कण्वा। इसको कण्व वंश भी कहते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति ने अपने आत्म वासुदेव षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया तथा वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वयन नाम से जाना जाता है। शुंगों का के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्णीय 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संस्कार वर्णों और जातियों को
सम्मिश्रण को रोका, इसी कारण इसे वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था? सातवाहना। ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश का संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक दिया गया है। ठीक है, जिसे कन्नव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। कन्नव वंश के राजा सुशर्मा का वध करके सिमुक ने सातवाहना का स्थापना किया था। सिमुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? सातवाहना का। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाओ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच में चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाओ ने अपने हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान का विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की थी। पांचाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, विवाह की मांग की थी। फलतः रुष्ट होकर कुषाण शासक ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान भीमकटफिसेस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी के मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय हो जाएगा। मतलब इस पर कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कि कोई कहता है कनिष्क है, कोई कहता है भीमकटफिसेसिस ने किया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? किसकी फैली थी? मौर्य वंश की भी थी और कुषाण वंश की भी थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, कब आरंभ हुई? कुषाण काल में। कुषाण काल प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह का प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग की विवाह आयु कम करके 8 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या को विवाह के उपयुक्त माना गया। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, त्रिधार, धूसार, मातबिंड, गलत है ये। कुषाण क्या है? गांधार कला शैली, ये सही है। मुगल अजंता चित्रकारी, गलत है। मराठा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली का हुआ और मथुरा शैली का हुआ। कला की गांधार शैली में निम्न समय में फली फूली, किसके समय में? कुषाण के समय में कला की गांधार शैली, ठीक है, गांधार शैली। फिर आपको मैच करना, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र की धातुएं चलाए, ठीक है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ठीक है। सातवाहना सातवाहना ने स्वर्ण का सिक्का तो नहीं चलाया था, लेकिन ग्लास का शीशे का सिक्का चलवाया था इन्होंने। कलचुरी स्वर्ण रजत ताम्र। कुषाण सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र के सिक्के चलवाए। गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत तथा कलिचूर शासकों ने स्वर्ण रजत तथा ताम्र के सिक्के चलवाए। सातवाहना शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे के सिक्के चलवाए। फिर से आपको मैच करना है, ठीक है। तो जूना गांधार कला किससे संबंधित है दोस्तों? कुषाण से संबंधित है गांधार कला, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ रुद्रदमन शिलालेख इससे संबंधित है। तक्षशिला लेख किससे संबंधित है दोस्तों? मिंडर से, मिलिंदोफनोपतिक से, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। गांधार कला कुषाण से संबंधित है, जूनागढ़ रुद्रदमन फर्स्ट से है, मिलिंदोफनो मिनांडर से, तक्षशिला लेख पतिक से।
अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान बमियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। सो कॉल्ड जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? गांधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? भारतीय यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थिर चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप से होता है? किसमें होता है? गांधार मूर्ति कला में। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ठीक है, यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए, तो पहला ही सही है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सातवाहना। ठीक है, उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहना है। इस वंश के संस्थापक सिमुक ने कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में से कन्नौज वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन ईसा पूर्व 60 ईसा पूर्व माना जाता है। आंध्र सातवाहना राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? किस में मिलती है? मत्स्य पुराण से। ठीक है, मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित थी? अमरावती में। अमरावती में। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, इसको अमरावती भी कहते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक ब्रह्मा प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए हुआ है? गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। और फिर से आपको मैच करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं राजधानी। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा की किसकी राजधानी थी? शुंग की राजधानी थी। तो एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद सातवाहना की राजधानी कहाँ थी? पैटर्न। उसके बाद कदम किसकी? बनवासी। उसके बाद चंदेल का राजधानी कहाँ था? महोबा था। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। शुंग, पाटलिपुत्रा, सातवाहना, पैटर्न, कदम, बनवासी, चंदेल, महोबा। निम्नलिखित कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सातवाहना, चालुक्य, वाकाटका। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सातवाहना होगा। ठीक है, वाकाटका, फिर चालुक्य। सातवाहना काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहना राजाओं ने साहित्य की रचना के लिए संस्कृत तथा लोक भाषाओं को अपनाया। ये गलत हो सकता है। अच्छा, सही है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर ए होगा। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी विद्वानों को आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा ने गथा सप्तसाई नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गति काव्य की रचना की थी। हाल में ही दरबार में गुणाढ़ तथा सर्व बर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सही है। सातवाहन काल में कला लोक पक्ष अधिक प्रोत्साहन मिला। सही है, दोनों सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, ये सही है। हाथी गुम्फा, खरबेला सही है। भीतरी, पुलके, सिंधित, ये गलत है। ये गिरनार, रुद्रवन प्रथम। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? किसे कहा गया? इक्ष्वाकु को श्री पर्वत का शासक कहा गया है। निम्न कथनों पर विचार किए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल की सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। राजा खरवेला नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा से। निम्नलिखित राजाओं में कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? कौन सा? खरवेला। कलिंग नरेश खरवेला निम्नलिखित में किस वंश से संबंधित थे? चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश। निम्नलिखित राजाओं में जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। किसका था? खरवेला का। कलिंग नरेश खरवेला का संबंध था किससे था? छेदी वंश से था। कलिंग नरेश राजवंश संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। ठीक है, अतः इस वंश का महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खरवेला हुआ। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी। तो इसका ई आंसर दिया है बीपीएससी ने। हाथी गुम्फा किससे? खरवेला से। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है। यह रोमन मिस्र बंदरगाहों के नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। यह लगभग 60 ईसा में अलेक्जेंड्रिया नामक एक आनम नाविक ने लिखा है। तो किसने लिखा? अलेक्जेंड्रिया ने। तो दोस्तों अब ये हमारा समाप्त होता है यहीं पे। अगले वीडियो में हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।